नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल महाराष्ट्र में एक बड़ी घटना हुई और घटना ये हुई कि पहली बार महाराष्ट्र में महिला उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली और इस शपथ के बाद महाराष्ट्र में एक प्रकार से कोहराम मच गया। पावर गैलरी में चर्चा आम हो गई, अब क्या होगा। मैंने एक दिन पहले बताया था कि बहुत लोगों के कलेजे पर सांप लौटने लगा। अब मामला सिर्फ सांप लौटने का नहीं है, कुछ राजनीतिक करियर पूरी तरह से समाप्ति की तरफ है। कुछ लोगों ने जो कयास लगाए थे कि इस आपदा में उन्हें कुछ अवसर मिलने वाला है और इस अवसर को वो अब पूर्ण रूप से नियंत्रित भी करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको लगने लगा कि हाँ, ये अवसर मिल गया है और अब ऐसा करना चाहिए। हो सकता है कि इतना भी हो कि अब परिवार को हमें एकजुट करना चाहिए और दिशा तय करनी चाहिए। लेकिन मित्रों, राजनीति इतनी सरल होती नहीं है। इतनी क्रूर राजनीति जिसका मिसाल कल महाराष्ट्र में देखने को मिला और उसके बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा शुरू हुई वो पूरे देश को चौंका रहा है। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट समझ नहीं पा रहे हैं कि हुआ क्या। शपथ तो, समारोह तो हो गया, लेकिन कहा गया कि इतनी जल्दी क्या थी। क्या जल्दी थी इतनी? अभी तो पूरा महाराष्ट्र अजित पवार के गम से बाहर आया भी नहीं है। बिल्कुल बात सही है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र अजित पवार जी के गम से बाहर नहीं आया है और जो गम महाराष्ट्र की जनता को अजित पवार के जाने की वजह से हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति भी इतनी आसानी से हो नहीं सकती है। तो फिर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई और प्रतिक्रियाएं अपोजिशन के कैंप से आनी शुरू हुई। आदित्य ठाकरे के सिपह सालार जो नाच गाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, माननीय संजय राउत साहब, वो संजय राउत का आप कह रहे हैं कि अभी तो महाराष्ट्र अभी उसके गम से बाहर निकला भी नहीं है, इतनी जल्दीबाजी क्या थी। और सबसे जो दुखद खबर आ रही है मित्रों, वो खबर है माननीय शरद पवार की जानिब से। शरद पवार को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी और शरद पवार ने कहा कि इतना जल्दी फैसला ले लेना शपथ का ये ठीक नहीं है। उदित राज जैसे जो जाति में यकीन नहीं करते हैं, जातिवादी लोग हैं, सनातन की दिन भर आलोचना करते रहते हैं, उदित राज ने कहा कि किसी के घर में मृत्यु हुई है, 13वीं भी नहीं हुई, इसमें शुभ काम कैसे हो गया। शुभ काम तो 13वीं के बाद होनी चाहिए थी। बात तो सही है, सनातन के हिसाब से चलेंगे तो शुभ काम तो होना नहीं चाहिए था। शपथ तो निश्चित रूप से शुभ काम है। ये बात बिल्कुल सही है कि आखिर इतनी जल्दी शपथ ग्रहण हुआ क्यों। अगर शपथ ग्रहण इतनी जल्दी नहीं होता तो क्या होता। तो जो होता उसकी वजह से यह शपथ ग्रहण कराया गया और जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि अगर यह शपथ ग्रहण में थोड़ा भी विलंब हो गया या 13वीं का इंतजार किया जाने लगा तो आप मान के चलिए कि फिर पूरे महाराष्ट्र की राजनीतिक फिजा बदल जाएगी। और अगर महाराष्ट्र की राजनीतिक फिजा बदली तो पूरे देश की राजनीतिक फिजा बदल जाएगी। और यही चिर प्रतीक्षित जो इंतजार था शरद भाऊ पवार का, वो इंतजार ऐसा लग रहा था कि अब वो पूरा होने वाला है।
अजित दादा के गुजर जाने से, मैं फिर एक बार राइडर दे रहा हूं, मैं ये नहीं मानता हूं कि शरद पवार यही सोच करके बैठे थे कि अजित का कांटा निकल जाए और हम आगे बढ़ जाए। बिल्कुल नहीं, वो चाचा हैं और अजित के जाने से उनके मन में बहुत पीड़ा भी है, दुख भी है, ये भी सही है। लेकिन परसों रात को शरद पवार के घर पे एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में सुनेत्रा पवार और अजित दादा पवार के बड़े सुपुत्र पार्थ पवार को भी निमंत्रण गया, आप भी आइए। लेकिन उस मीटिंग में पार्थ पवार और सुनेत्रा पवार दोनों नहीं गए। 17 जनवरी की मीटिंग का हवाला देते हुए राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा गूंजने लगी कि अजित दादा 17 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी शरद पवार जी के साथ, उसमें अजित दादा पवार ने कह दिया था कि हां, हम विलय के लिए तैयार हैं, यह कहा गया मित्रों। लेकिन अजित पवार उस मीटिंग में अकेले गए थे। अजित पवार की पार्टी के अन्य नेता साथ में नहीं थे। और एक बात मान के चलिए, अजित पवार संगठन के नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। ये बात ठीक है, परिवारवादी पार्टी है, वहां पर जो है वो अजित पवार ही हैं, सर्वे सर्वा हैं, फिर उनकी परिवार आगे बढ़ाएगी उनकी पार्टी को। और जब तक शरद पवार है तब तक एनसीपी शरद पवार, वो शरद पवार की है, फिर उनकी पुत्री आगे बढ़ाएगी। ये बात सही है। लेकिन ये दोनों नेता, शरद पवार भी और अजित पवार भी, दोनों अपनी पार्टी के बड़े नेताओं का बड़ा सम्मान करते हैं। इन दोनों को मालूम है कि संगठन का महत्व क्या है राजनीति में। तो अपनी पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ाने के काम, उनको जिम्मेदारी देने का काम दोनों करते हैं। शरद पवार भी करते हैं और अजित पवार भी करते हैं। साथ ही साथ अपने परिवार को भी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अपने पार्टी के नेताओं की कीमत पर नहीं बढ़ाते। हां, यह बात सही है, अध्यक्ष वही होंगे, मुख्यमंत्री होगा तो वही होगा, लेकिन बाकी पोस्ट जो है वो ठीक ठाक उसका बंटवारा करते हैं संगठन में भी। और जब कभी सत्ता में शामिल होने का मौका मिला तो वो अपने चहेते नेताओं को ठीक ठाक सम्मान दिलवाते हैं। तो अजित पवार अपने पार्टी के बड़े नेताओं को तिरस्कृत करके कोई फैसला यूनानिमस ले लेंगे, ऐसी बात नहीं थी। पार्टी के अंदर विद्रोह था। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, तटकरे, मुंडे, ये सभी नेता ऐसे थे जो अजित पवार को शायद शरद पवार से विलय करने के पक्ष में, शरद पवार की पार्टी के साथ विलय करने के पक्ष में नहीं थे। यही कारण रहा होगा कि न तो उस पार्टी में, न तो उस मीटिंग में प्रफुल्ल पटेल गए, न ही छगन भुजबल गए, न ही तटकरे गए, न ही मुंडे गए, कोई नहीं गए, अकेले अजित पवार गए। और अजित पवार के मीटिंग में जाने की बात को प्रचारित किया गया, शरद पवार के खेमे से प्रचारित किया गया। और अब शरद पवार के खेमे के नेता आकर के बाहर में कह रहे हैं कि अजित दादा जो 17 जनवरी को मिलके गए थे, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम सभी अब विलय के लिए तैयार हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारे बीच में कोई विरोध नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, हम दोनों पार्टी अब एक मंच पर आने के लिए तैयार हैं। और विलय की प्रक्रिया, उसकी बारीकियों के ऊपर चर्चा हो रही थी, ये कह रहे हैं शरद पवार के पार्टी के नेता। लेकिन अजित दादा पवार की पार्टी के बड़े नेता कुछ और ख्याल के हैं। अजित पवार की पार्टी के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल, तटकरे, मुंडे, भुजबल, ये सब परसों यानी शुक्रवार को देवेंद्र फडणवीस से जाकर के मिले और शनिवार को ही मीटिंग हुई 2 बजे, जिसमें नेतृत्व परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ? अजित जी नहीं है अब, तो अब अजित जी की जगह पे, अजित पवार की जगह पे उनकी पत्नी को सर्वमान्य रूप से नेतृत्व
की कमान मिल गई और उनको कहा कि अब यही नेतृत्व करेंगे हमारी पार्टी का, और इसका पत्र जाकर के उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को दे दिया। मतलब देवेंद्र फडणवीस को देने का मतलब है कि मुख्यमंत्री को जाके कह दिया कि साहब हमने अपना नेता चुन लिया है, हमारी पार्टी में कोई विद्रोह नहीं है, हमारी पार्टी में कहीं कोई मरमरिंग नहीं है नेतृत्व को लेकर के, और नेतृत्व सुनेत्रा पवार के ही जिम्मे में रहेगी। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कोई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपकी पार्टी एनसीपी तय करती है कि हमारा नेतृत्व अमुक व्यक्ति होगा, तो हम कौन है कहने वाले कि नहीं नहीं इसमें ये नेतृत्व नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को तो माननी ही माननी थी, और बीजेपी उसको मान गई। सवाल है कि शुक्रवार की रात को जब शरद पवार ने परिवार की बैठक बुलाई थी और अपने पार्टी के कुछ बड़े नेताओं की बैठक बुलाई थी, जाहिर है उसमें एनसीपी अजित पवार के प्रफुल्ल पटेल भी हो सकता है आमंत्रित हो सकता है छगन भुजबल भी आमंत्रित हो सकता है तटकरे भी हो और मुंडे जी भी हो, लेकिन ये लोग तो नहीं ही गए उस मीटिंग में। सुनेत्रा पवार भी नहीं गई, पार्थ पवार भी नहीं गए। अब यहां से पार्टी तो जो गई सो गई। अब ऐसा लगता है कि अब शरद पवार का दबदबा खत्म हो गया परिवार पर भी। सुनेत्रा पवार ने जता दिया कि नहीं, आपका जो भी कुछ निर्णय होगा वो सारे लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं है। सुनेत्रा पवार उनके बुलाने के बाद भी नहीं गई, पार्थ पवार उनके बुलाने के बाद भी नहीं गए। अब आता है, अब एक दूसरी घटनाक्रम बड़ी तेजी से बढ़ती है आगे। दूसरी घटना क्या होती है साहब? शनिवार को संध्या काल 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में सुनेत्रा पवार का। इसका आमंत्रण स्वयं पार्थ पवार लेकर के जाते हैं शरद पवार के यहां, और शरद पवार की पुत्री सुप्रिया को भी जाता है। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में स्वयं शरद पवार नहीं आते हैं। अब शरद पवार तो नहीं, सुप्रिया सुले भी नहीं आई। पत्रकारों ने पूछा कि आप क्यों नहीं गई? संसद का सत्र शुरू हो गया है और संसद के सत्र में अभी हमको वहां जाना है, अभी तो बजट पेश होना है तो हमको वहां जाना पड़ रहा है। ये एक बहाना था। वो आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, आज बजट पेश होना है, शपथ ग्रहण कल हुआ है, वो सुबह के फ्लाइट से, और ये लोग तो सब चार्टर से चलने वाले लोग हैं साहब। कल रात को चले आते, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते, रात की फ्लाइट पकड़ के चले आते मुंबई, या आज सुबह की फ्लाइट से चले आते। नहीं हुआ ऐसा, वो दिल्ली के लिए निकल गई। तो सुप्रिया सुले भी उस कार्यक्रम में नहीं गई। तो शरद पवार ने जो अपने घर पर मीटिंग बुलाई थी, क्या ये उसका एक्सटेंशन हुआ? मतलब मैंने बुलाया, आप नहीं आए, अब आप बुलाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। असल में खेल बड़ा तगड़ा था मित्रों। खेल तगड़ा ये था कि ये बात तो सही है कि अजित पवार के जाने के बाद पूरा महाराष्ट्र अभी सदमे में है, क्योंकि आप चाहे अजित पवार जी की कोई भी बात कहें, एक भी व्यक्ति, ना तो शरद पवार की पार्टी का और ना ही अजित पवार की पार्टी का, एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि संगठन के सर्वमान्य नेता अगर कोई थे तो अजित दादा पवार ही थे। क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने इलाके के जनता के लिए 24 घंटा खड़े रहने वाले नेता थे अजित पवार। और इसीलिए जो उनकी अंतिम यात्रा में जो फ्यूनरल हुआ और उसके बाद जहां पर उनकी अंत्येष्टि हुई है, उस जगह को देखिए, सैलाब था, जन सैलाब उमड़ गया था। यह एक नेता की पॉपुलैरिटी बतलाता है। अजित पवार के एक झलक के लिए लाखों लोग पहुंच गए। इसमें कोई शक नहीं था कि अजित पवार एक बहुत ही पॉपुलर लीडर थे। ऐसी परिस्थिति में शरद पवार को यह लग रहा था कि अजित से तो हमारी बात हो ही रही थी, और अजित से उनकी क्या बात हुई, इसको बताने के लिए अब अजित इस दुनिया में नहीं है।
17 जनवरी की जो मुलाकात हुई शरद पवार से, क्या इस बारे में उन्होंने कोई अपनी पत्नी से या अपने पुत्र से या अपने नियर डियर से कुछ शेयर किया था? अब ये तो यही लोग बताएंगे। लेकिन एक्चुअल क्या बात हुई, ये तो शरद पवार या तो बताएंगे या अजित पवार होते तो वो बताते। शरद पवार जो आप बताएंगे, उनके वर्जन पर कौन यकीन करेगा? या ये हो सकता है कि शरद पवार जो कह रहे हैं, वो अगर सुमित्रा पवार बोल रही हैं या पार्थ बोल रहे हैं या प्रफुल्ल बोल रहे हैं, छगन भुजबल बोल रहे हैं, और इस दोनों के स्टेटमेंट में मैच हो रहा है, तो माना जाएगा कि हाँ बात ठीक है, अजित पवार भी शायद यही बोल के गए होंगे, ये माना जा सकता है। लेकिन अब जो विश्वास का एक संकट है कि जो भी शरद पवार कहेंगे कि 17 जनवरी को यह तय हो गया था कि हमको हमको विलय करना है, तो हम लोग विलय के बारे में सोच रहे थे, अब अजित नहीं है तो हम सबको मिलकर के फाइट करना चाहिए। अब लोगों को यह लगा कि अगर अजित पवार के एब्सेंस में